आज हमारी शादी के कुछ महीने हो गए थे। मैं बहुत खुश थी और यह खुशखबरी राकेश को देने वाली थी, तभी उनकी मौत की खबर आती है। उस दिन से आज तक मैं राकेश की यादों और अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाती गई। आज मेरी बेटी सालू शादी करके चली जाती है। सालू ने जाने के बाद अपनी माँ के लिए ऐसा क्या किया कि नीतू की ज़िंदगी ही बदल गई। आगे क्या हुआ यह सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि इसका अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस कहानी का पिछला एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैंने होटल के स्टाफ से उस खोई फोटो का जिक्र किया। क्या उनके स्टाफ में से किसी को कोई फोटो मिली है क्या? नहीं मैडम, किसी ने कोई फोटो जमा नहीं कराई। किसी को मिलती तो वो ज़रूर यहाँ पे जमा करवा देते। फिर भी मैं आज खुद सभी से पूछ लेती हूँ, शायद कोई जमा कराना भूल गया हो। ओह कोई बात नहीं, अगर मिले तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा, वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। जी मैम, आप चिंता ना करें, अगर मिलती है तो हम उसे आप तक ज़रूर पहुँचा देंगे। अशोक आया है क्या? नहीं मैडम, मैंने उसे अभी तक तो नहीं देखा। हाँ कोई बात नहीं, फ़ोन करके देख लेती हूँ कहाँ पर है। अपना पर्स खोलकर फ़ोन निकालने लगी तो फ़ोन तो कमरे में ही छूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ आकर मुझे क्या हो गया है। कल मुझसे राकेश की तस्वीर कहीं गुम हो गई और आज फ़ोन कमरे में ही छोड़ आई हूँ। इतनी बुरी याददाश्त तो मेरी कभी नहीं थी। अभी तक सब कुछ अकेले ही संभाल रही थी। फ़ोन लेने के लिए मुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नीचे से ही चाय के बगानों तक जा सकती थी। जैसे ही कमरे में पहुंची, फ़ोन बज उठा। फ़ोन ऑन क्या तो नीतू का फ़ोन। कहाँ थी माँ? कितनी देर से आपको फ़ोन मिला रही हूँ। आप है कि फ़ोन ही नहीं उठाती हो। कल भी आपसे ऐसे ही हुआ था। कितनी चिंता हो जाती है मुझे आपकी। अरे बेटा, ज़रा नीचे रेस्टोरेंट तक नाश्ता करने गई थी और फ़ोन कमरे में ही रह गया था। जब तबीयत ठीक नहीं थी तो नीचे क्या करने गई थी आप? कमरे में ऑर्डर प्लेस कर देती। कल सारा दिन तो कमरे में बैठकर बोर हो गई थी बेटा, थोड़ा सा बाहर निकलना चाहती थी। पर पहले अपनी सेहत का तो ध्यान रखें आप। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह ही तो थर्मामीटर लगाकर देखा था, बुखार नहीं है मुझे और दवाई भी खा ली थी टाइम पर। ठीक है बुखार नहीं है, पर 1-2 दिन तो आराम तो करना चाहिए आपको। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू चिंता मत कर। कैसे चिंता ना करूं? आपसे इतनी दूर बैठी हुई हूँ और आप कैसे बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं। कमरे में दिल नहीं लग रहा तो बाहर जाना है। क्या लगा रखा है आपने? कहीं नहीं जा रही आप, आज कमरे में रहकर आराम करना। अगर कहीं जाना होगा तो कल देखेंगे, वो भी अगर आज सारा दिन बुखार नहीं आया तब। तू कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे कभी अकेले कमरे में रहना पड़े तब तुझे पता लगेगा। ओह ये मैंने क्या कह दिया? मैं भी कितनी पागल हूँ। भगवान ना करे तुझे कभी अकेले रहना पड़े। कुछ भी अनाप शनाप बोल देती हूँ मैं। मामा प्लीज बस करो, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इतना परेशान मत हो। नहीं, कुछ तो हो गया है मुझे। नीतू, यहाँ आकर मैं पहले वाली शालू बिल्कुल भी नहीं रही हूँ। मामा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ एंड स्टॉप बिहेविंग लाइक दिस। एक लंबी सी ठंडी सांस भरकर मैं अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा ठीक है, आज कहीं नहीं जाती हूँ, कमरे में ही रहकर तेरी दी हुई किताब पढ़ लेती हूँ। अगर आज सारा दिन बुखार नहीं आया तो कल बाहर जा सकती हूँ। ज़रूर मेरी प्यारी माँ, ज़रूर जा सकती हो। हाँ, अभी कल तक तो इतना तेज़ बुखार था, बस इसलिए आपको रेस्ट करने के लिए बोल रही थी। नीतू से बात कर रही थी, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नीतू, फ़ोन होल्ड पर रख, ज़रा दरवाजे पर कोई आया है, शायद अशोक होगा। उससे बात करते करते मैंने दरवाज़ा खोल दिया। गुड मॉर्निंग शालू जी,
गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह? तो वो आप थे जो चेहरे को फूलों से ढककर सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे? जी, मैंने आपको उतरते हुए देख लिया था, इसलिए चेहरा ढक लिया। पर क्यों? अगर फिर किसी से टकरा जाते तो? 2 बार आप टकराते हुए बचे हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक बार आपसे टकराया था, दूसरी बार तो आप थी जो मुझसे टकराई थी। खैर, ये गुलाब के फूल आपके लिए। गुलाब के लाल रंग के फूलों का गुलदस्ता मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, पर क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? आपको कल तेज बुखार था ना? नीचे फ्लोरिस्ट के पास ताज़े गुलाब के फूलों को देखा तो सोचा आपको अच्छा लगेगा। ओह, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ले लीजिए प्लीज़। थैंक्स। उनसे बातें करते हुए मैं भूल ही गई थी कि नीतू का फ़ोन होल्ड पर है। उनके हाथ से फूल लेकर फूलदान में रख दिया। अच्छा, थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा इसमें। उनके पीछे से आवाज़ आई, नहीं तो फूल मुरझा जाएंगे। हाँ, अभी डाल देती हूँ पानी। पास रखे पानी के जग से थोड़ा सा पानी फूलदान में डाल दिया। हेलो हेलो माँ, कौन है? आप किससे बात कर रही हैं? नीतू की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय बेटा। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। उसने क्या कहा मैंने वो भी नहीं सुना। आप अंदर आ जाइए, इस तरह दरवाजे पर मत खड़े रहिए। नहीं, मैं चलता हूँ, बस आपकी तबीयत कैसी है यही जानना चाहता था। मैं ठीक हूँ, काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही हूँ अभी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ जी कहिए। पहले आप अंदर तो आकर बैठ जाइए। नहीं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। बस मैं ये जानना चाहता था कि कल आप किस वजह से इतनी परेशान थी। अगर आप बताना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि वो कोई छोटी मोटी तो बात नहीं हो सकती जिसकी वजह से आपको बुखार आ जाए। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेरी मनोस्थिति ठीक नहीं थी। मेरी बहुत ही प्रिय चीज़ मुझसे गुम हो गई है। मैंने उसे बहुत सहेज कर रखा था, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरे हाथ से वो खो गई। ये कहते हुए मैं फिर से भावुक हो गई। देखिए, मैं आपको फिर से परेशान नहीं करना चाहता था। क्या उसे ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं, शुक्रिया, पर मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। आपने नीचे कहीं अशोक को देखा? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। आप फ़ोन करके देख लीजिए। वही करने की सोच रही थी, पर कुछ ना कुछ हो जाता है, इस वजह से भूल ही जाती हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। कल वो मुझे भी अपना नंबर देकर गया था। मेरे कुछ कहने से पहले ही अशोक को फ़ोन मिला दिया। हेलो अशोक। हाँ, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल। तुम उनको देखो। हाँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं उन्हें बोल दूँगा। उससे बातें करते हुए मुझे समझ में आ रहा था कि वो किसी परेशानी में है। फ़ोन बंद करके मेरी तरफ देखकर कहने लगे, अशोक की माँ सीढ़ियों से गिर गई है, टखने में चोट आई है। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया है, इसलिए वो आज होटल नहीं आ पाएगा। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आप उससे कह देते कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता ना करे, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं यहाँ तो होटल में ही हूँ ना, इतना सारा स्टाफ है यहाँ पर, अगर कोई परेशानी होगी तो किसी को भी कह दूँगी मैं तो। हाँ जी, जब दोबारा बात होगी ना तो आपका मैसेज दे दूँगा। अच्छा, आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जी, आपको कोई काम है तो कहीं भी जाना हो आपको तो मुझे बता सकती हैं आप। जी, बिना झिझक आप कुछ भी कह सकती हैं। देखिए, मेरी बेटी नीतू ने मुझे आज कमरे में रहने के लिए कह दिया है, उसकी बात मैं टाल नहीं सकती। क्या आप, अगर आपको कुछ काम नहीं है तो क्या आप कुछ समय यहाँ बैठ सकते हैं हम? देखिए, आप मुझे गलत ना समझें, कल तो मैं आपको जानने के लिए कह रही थी और आज आपको थोड़ी देर रुकने के लिए कह रही हूँ। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, वैसे भी हम जैसे लोगों का काम करने का ढंग कुछ अलग ही होता है। ये तो हमें भी पता नहीं था कि कब हमारा दिमाग काम करने लगेगा। क्या मतलब?
कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कह रहा था। अच्छा अंदर आ जाइए। आज मैं पलंग पर नहीं बैठना चाहती थी। आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए और मैं भी दूसरी कुर्सी लेकर आती हूँ। आप रहने दे, मैं लेकर के आता हूँ कुर्सी, वहीं रख देता हूँ। बालकनी में बैठकर चाय के बगानों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिना कुछ किए मैं घंटों बैठकर उन्हें निहार सकता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी उन्हें देखना बहुत ही अच्छा लगता है। हम दोनों चुपचाप बैठे बस सामने चाय के बागानों में काम करती औरतों को देखते रहे। एक बात बताएं, आप कहाँ से हैं? जी मैं चंडीगढ़ से हूँ। आप तो दिल्ली से आई हैं ना? जी हाँ, पर आपको किसने बताया? अशोक ने बताया मुझे। आप मेरी जासूसी कर रहे थे? जी नहीं, ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, उसी ने खुद ही मुझे बता दिया। आप कह रहे थे कि आप हर साल इस मौसम में यहाँ पर आते हैं, कोई ख़ास वजह है क्या, या फिर यूं ही? यूं ही कुछ भी नहीं होता, हर बात की कोई ना कोई तो वजह होती है। अच्छा, शायद आप सही कह रहे हैं। आप यहाँ कैसे? मैं कहते कहते फिर चुप हो गई। अगर नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, कुछ बातें पर्सनल होती है। मन ही मन सोचने लगे, अच्छा इतनी ही समझ है इनको, पर कल ये समझ कहाँ चली गई थी? हाँ, जब मेरी रिया के बारे में बात कर रहे थे, मन ही मन में बुदबुदाने लगी। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए, रिया के बारे में। हाँ, उसके बारे में क्या जानना है? आपको क्या लगता है कि लेखक ने क्यों रिया को जिंदा रखा और विभोर को क्यों मार दिया? शायद औरतों में दर्द सहने की शक्ति ज़्यादा होती है। यानी आपका कहना है कि पुरुष इस दर्द को सहन नहीं कर सकते? जी सही समझे आप, पर मैं इस बात को नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष दोनों ही किसी भी दर्द को एक समान सहन नहीं कर सकते। आपके और मेरे विचार मेल नहीं खाते इस बारे में। खैर, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रिया के बारे में क्या सोचते हैं। शालू जी, बात रिया की नहीं है। मैं सभी, यानी कि कैसे समझाऊं? क्या मतलब? मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती। अरे नहीं, मैं सिर्फ रिया की नहीं, सभी औरतों और पुरुषों की बात कर रहा हूँ। आप समझ ही नहीं सकते उस दुख को जिसे आपने झेला ही ना हो। आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने किसी दुख को नहीं झेला? अगर झेला होता तो आप रिया के दुख को समझते। मैं कब उसके दुख को नहीं समझ रहा? मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो आपने मेरे बारे में ऐसी धारणा बना ली है? आपकी कल की बातों को लेकर ही मैंने इस धारणा बनाई। एक मिनट, कल की बात छोड़कर क्या कोई दूसरी बात नहीं कर सकते हम? क्यों, रिया आपको पसंद नहीं है क्या? पसंद है, बहुत पसंद है। उसके अलावा मैंने किसी और को पसंद ही नहीं किया। क्या मतलब? कुछ नहीं। आपने किताब पढ़ी है, सच बताइए। जी बिल्कुल पढ़ी है। और ली कहाँ से? किताब तो मेरे पास थी, फिर आपने उसे कहाँ से पढ़ लिया? मोहतरमा, शालू गए, मैंने उन्हें बीच में ही टोक दिया। जी शालू जी, इस किताब का किंडल वर्जन भी है, वहीं से पढ़ी है। मुझसे ले लेते ना, वहाँ से खरीदने की क्या ज़रूरत थी आपको? अभी कल ही तो हमारी मुलाकात हुई है, कैसे आपकी किसी चीज़ को मांग सकता था मैं? आप कल कितनी देर तक मेरे कमरे में बैठकर मेरा ध्यान रख रहे थे। अगर पढ़ना ही था तो मुझसे मांग लेते। अब तो रिया के बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे। जी सब कुछ जान चुका हूँ। क्या हुआ, आपकी आवाज़ एकदम से बुझ क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं कैसे? कोई तो बात है। आप सही कह रही थी, लेखक को विभोर के साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। विभोर नहीं, रिया के साथ। मेरा मतलब नहीं समझ पाई आप सही कह रही थी कि कोई और भी तो बीमारी हो सकती थी ना। क्या ज़रूरी था कि रिया को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला जाना? कुछ बातें हमारे साथ में नहीं होती है, ये सब पहले से ही लिखा होता है। आप सही कह रही हैं। कुछ और कौन किसका कितना साथ देगा, ये सब बातें ऊपर वाला तय करता है। ये तो ऊपर वाला है ना, उसने हमें अपने हाथों की कठपुतलियाँ बनाया हुआ है। जो कठपुतली उसे ज़्यादा पसंद आती है उसे वो अपने पास बुला लेता है।
कहते कहते वो भावुक होते जा रहे थे। उनका ये रूप मैंने पहली बार देखा था। क्या बात है, आप ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। नहीं नहीं, आप नहीं जानती हैं। शायद आप जानती भी होंगी। ये बात आपने किताब में नोटिस नहीं की कि आज विभोर का जन्मदिन है। मैंने अभी वहाँ तक किताब नहीं पढ़ी। इतना बड़ा उपन्यास है और आपने उसे एक ही रात में पढ़ लिया? जी, पूरी रात जाग कर पढ़ता रहा। आप चाहे तो कुछ भी पूछ सकती हैं मुझसे, आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। पर पहला भाग पढ़े बिना आपको ये भाग कैसा लगा? आपसे किसने कहा कि मैंने पहला भाग नहीं पढ़ा? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की बात कर रही है ना? जी हाँ, पर कब पढ़ा? कल रात ही मैंने दोनों भाग पढ़ लिए। और आप तो बहुत फास्ट है जी। मुझे तो एक किताब पढ़ने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। एक बात पूछूं आपसे, वैसे पर्सनल है, अगर आप उत्तर देना चाहें तो कोई बात नहीं। यह तो इस बात पर निर्भर करता है ना कि आपका प्रश्न क्या है। अगर उत्तर दे पाई तो ज़रूर दूंगी। ये राकेश कौन है? जी, मेरे पति। क्या आप उनके बारे में बात करना चाहेंगी? आज नहीं, फिर कभी। तो चले फिर, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो जाने लगे। मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई। और रुके, मुझे अपना नाम तो बता दीजिए, किस नाम से संबोधित करूँ आपको? आपने पहले पूछा ही नहीं मोहतरमा। नहीं शालू जी, अब तो पूछ रही हूँ, बता दीजिए। विभोर। मैं आपका नाम पूछ रही हूँ, रिया के। ये कहते कहते मैं चुप हो गई और वो मेरी बात का जवाब दिए बिना ही मेरी आंखों से ओझल हो गए और पीछे मुझे उलझन में डाल गए। अजीब सी शख्सियत है। अचानक से रिया से इतने प्रभावित हुए कि अपना नाम ही विभोर रख दिया। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? पूरा दिन उलझनों से भरा हुआ बीता, फिर भी मैं रात को सुकून की नींद सोई। अगले दिन सुबह सुबह फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला, सामने हाथों में गुलाबी रंग के गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए वो खड़े थे। गुड मॉर्निंग शालू जी। गुड मॉर्निंग मैं उनका पूरा नाम भी नहीं बोल पाई। ये आपके लिए हैं, मुझे फूलों का गुलदस्ता पकड़ाते हुए बोले। पर आज क्यों गुलाब आपको पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गुलाब तो मुझे बहुत पसंद है। आप कल भी तो लाए थे। तो क्या हुआ, ताज़े फूल देखे तो सोचा आपके लिए ले लूं। आपने कभी इन फूलों की तरफ गौर से देखा है? हाँ जी हाँ, बहुत बार देखा है। गुलाब के फूल तो मुझे बेहद पसंद है। इन फूलों को देखिए, ये जो कांटे हैं ना, वो हमारे जीवन में आने जाने वाले दुख दर्द हैं, और वही खिलते फूलों की पंखुड़ियाँ उन दुखों पर मरहम लगाने का काम करती हैं। वाह, इस तरह तो मैंने क्या कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एक बात बताएं, क्या आप सभी के लिए ऐसे फूल खरीदते हैं? नहीं, किसी के लिए नहीं, हर किसी के लिए नहीं खरीदता मैं, सिर्फ खास लोगों के लिए देता हूँ। मैं कब से खास हो गई आपके लिए? अभी 3 दिन पहले ही तो मिले हम। क्या दिनों की गिनती से कोई खास बनता है? उनकी इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। अच्छा, आपने नाश्ता किया? नहीं, अभी तो नहीं किया। कहते कहते मैं फूलों को फूलदान में रखने लगी और साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। चले फिर, मैं आपको कहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ का खाना बहुत ही मशहूर है। अशोक भी नीचे इंतज़ार कर रहा है, आपके पास ऊपर ही आ रहा था, पर मैंने मना कर दिया। अरे, उसे मना क्यों कर दिया आपने? उसे मुझे कुछ बात करनी थी। शालू जी, आप समय ख़राब मत कीजिए, जो बातें करनी हम रास्ते में कर लेंगे। हम अशोक के साथ ही तो जा रहे हैं उसके कैब में। मुझे तैयार होने में लेकिन समय तो दीजिए। आप नीचे चले, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है मोहतरमा, ज़्यादा समय मत लगाइएगा। जी नहीं, बस 5 मिनट में आती हूँ। उनके नीचे जाने के बाद मैंने अपने पर्स में मोबाइल और दवाई रखी और कमरे को बंद करने लगी। कमरा बंद करते हुए मेरा ध्यान फिर से किताब की तरफ चला गया। किताब साथ में ले लूँ? क्या पढ़ पाऊँगी मैं? नहीं, उनके साथ पढ़ने का समय ही कहाँ मिलेगा। कितनी बातें करते हैं, कहाँ से पढ़ पाऊँगी? ये सोचते हुए दरवाजे को बंद करके नीचे लॉबी की तरफ आ गई। नीचे अशोक तो नज़र नहीं आ रहा था, पर वो जनाब बेसब्री से चक्कर लगा रहे थे। मुझे देखते ही कलाई में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखने लगे।
क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? मोहतरमा, आप पूरे 2 मिनट देर से आई हैं। आप मुझे मोहतरमा कहना बंद करें, मैंने अपना नाम आपको पहले बता दिया है। एक बात बताएं, कल जाते वक्त आपने अपना नाम मुझे क्या बताया था? विभोर। मैं आपका नाम पूछ रही थी, रिया के विभोर का नाम नहीं। आपने रिया के विभोर का नाम क्यों बता रहे थे? हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर तैर गई। जल्दी से, अशोक बाहर इंतजार कर रहा है, जल्दी चलिए। पर मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दो। दे दूंगा समय आने पर। अब ये पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं? कोई पहेली नहीं है, जल्दी करें, देर हो गई है। तो वहाँ बहुत वेटिंग भी करनी पड़ेगी। कहाँ वेटिंग करनी पड़ेगी? जहाँ खाना खाने जा रहे हैं। ऐसी कौन सी जगह लेकर जा रहे हो आप मुझे? मैं नहीं, अशोक लेकर जा रहा है। हाँ, लेकिन बाहर जाने के लिए तो आपने ही कहा होगा ना। ये कहते हुए हम दोनों बाहर आ गए। अशोक अपनी कैब के पास हमारा इंतज़ार कर रहा था। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते अशोक, तुम्हारी माँ कैसी है? ठीक है मैम साहब, उनके पैर में 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया है। घर पर कौन है उनकी देखभाल करने के लिए? जी मौसी पास ही रहती है, वो सुबह आ गई थी और दोपहर तो रिंकू घर होगी। रिंकू कौन? मेरी छोटी बहन मैडम जी। चले साहब जी? हाँ चलो बेटा। हम दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए और बैठते ही वो अपना मोबाइल खोलकर कुछ पढ़ने लगे। अगर कुछ पढ़ना ही था तो कमरे में बैठकर पढ़ लेते। हाँ, वो कोई ज़रूरी मेल आया था, बस उसी को पढ़ रहा था। आपको पसंद नहीं है तो फ़ोन बंद कर देता हूँ। मेरी नाराज़गी देखते झट से फ़ोन बंद करके अपनी पॉकेट में रख लिया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, कल आपसे पूछा था कि क्या आप राकेश के बारे में बात करना चाहेंगी? देखिए, जाने वाले चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि और किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा उनके बारे में बातें करना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने उनकी बातें ना कभी किसी से शेयर ही नहीं की। आप यकीन नहीं करेंगे। नीतू कौन? हमारी बेटी। मैं उसके साथ भी कभी राकेश की बातें नहीं शेयर करती। बस अपनी एक डायरी बनाई हुई है, अपने सारे जज्बात उसमें लिखती रहती हूँ और वो डायरी हमेशा राकेश की स्टडी टेबल के ड्रॉर में रहती है। मैं चाहती हूँ कि राकेश मेरे अल्फाजों को, मेरी भावनाओं को हर पल महसूस कर सकें। एक बात बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी जब उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा मेरे पास होते हैं, हमेशा मेरे पास होते हैं। राकेश आपके साथ? कैसे? मैं समझा नहीं। मैं जानती थी आप नहीं समझ पाएंगे। राकेश मेरे आसपास हमेशा ही होते हैं। उस रात भी जब मुझे बुखार आया था ना, राकेश मेरे साथ मेरे कमरे में थे। उनके हाथ के स्पर्श को मैंने अपने माथे पर महसूस किया था। आप बहुत ही भावुक और संवेदनशील हैं शालू जी, तभी आप रिया से भी बातें कर पाती हैं। जी हाँ, राकेश ने ही मुझे रिया से मिलवाया था। रिश्ता तो हमारा सालों पुराना है, पर पहले कभी रिया ने मुझसे बातें नहीं की। यहाँ आने के बाद अभी हाल में ही उसने मुझसे बातें करना शुरू किया। सालों पुराना मतलब? इसकी भी एक लंबी कहानी है। आप बताना चाहेंगी क्या? हाँ जी ज़रूर। आप जानते हैं, दिल्ली के दरियागंज में किताबों की बहुत सारी दुकानें हैं। रविवार को तो वहाँ किताबों का मेला लग जाता है। सड़क के दोनों किनारों पर बनी पटरियों पर दुकानदार अपनी किताबों को बेच रहे होते हैं। आपको वहाँ किताबें ही किताबें नजर आएंगी। ऐसा लगेगा मानो चारों तरफ किताबों का समंदर है। वहाँ आपको हर तरह की किताबें मिल जाएंगी। उस दिन राकेश भी मुझे वहाँ लेकर गए थे। लोगों का हजूम वहाँ किताबों के लिए उमड़ा हुआ था, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। पर राकेश के 1-2 ही पसंदीदा दुकानदार थे। वो हमेशा उन्हीं के पास जाता था। शायद उसी की वजह ये थी कि उनके पास जितनी भी किताबें होती थी उतनी किसी और दुकानदार के पास नहीं होती थी। नई हो या पुरानी हो, आप जो मांगे आपको वहाँ से मिल जाएगी। राकेश हर दूसरे हफ्ते वहाँ जाता था। वहीं पर उसे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा किताब मिली थी। राकेश वैसे तो सामाजिक नॉवल नहीं पढ़ते थे, पर उस दुकानदार के कहने पर उन्होंने ये किताब ली और मुझे गिफ्ट कर दी। तब से मैं इस कहानी से जुड़ी हुई हूँ, यानी रिया से जुड़ी हुई हूँ। यानी ये बात तो सालों पुरानी हो गई।
जी हाँ, तकरीबन 30 साल से भी ऊपर हो गई। हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही थे। ओह, फिर क्या हुआ? फिर क्या, तब से अब तक ना जाने कितनी बार इस किताब को पढ़ चुकी हूँ मैं। मन है कि भरता ही नहीं है। मुझे इस लेखक की एक बात बहुत अजीब लगी। एक किताब लिखने के बाद दूसरी किताब लिखने में उसने इतने साल लगा दिए। अगर किसी ने ये पहला भाग नहीं पढ़ा हो तो वो दूसरे भाग से कैसे समझ पाएगा? आप सही कह रही हैं, पर हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही होगी। आप सही कह रहे हैं। किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है कौन जानता है। हम तो सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जितना कोई बताना चाहेगा। शालू जी, आप सही कह रही हैं। दिल के जख्मों को बाहर लाना आसान नहीं होता। आप मुझे राकेश के बारे में और बताएं ज़रा। एक बात पूछूं? हर बात पूछने के लिए क्या मुझसे आज्ञा लेनी ज़रूरी है? हाँ, बेझिझक मुझसे पूछ सकती हैं। जी शुक्रिया। आप राकेश के बारे में जानने में इतनी उत्सुक क्यों हैं? शालू जी, आपके बारे में तो पिछले 3 दिनों में ही काफ़ी कुछ जान चुका हूँ, और आप जिनके साथ जुड़ी हैं माना वो शख्स इस दुनिया में नहीं है। फिर भी आपकी दुनिया सिर्फ उनके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। बस यही वजह है और कोई वजह नहीं। जी मैं समझ गई। राकेश को कनॉट प्लेस में घूमना बहुत पसंद था। वो सारा दिन बिना किसी मकसद के वहाँ घूम सकता था। सर्दी गर्मी बारिश हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन हम दोनों ने कॉलेज बंक किया। बंक का मतलब समझते हैं आप? जी बिल्कुल समझता हूँ। मतलब कॉलेज ना जाकर कहीं और गए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मोहतरमा, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। शायद आपकी और मेरी उम्र में 2-4 साल का ही फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं। पर कॉलेज में ये सब हम नहीं किया करते थे। मेरी रुचि ज़्यादातर रंगमंच और साहित्य में थी और हम लोग उसी में ही लगे रहते थे। यानी आप खादी कुर्ताधारी युवकों में से थे? कहते हुए मैं ज़ोर से हंस दी। हाँ, आप सही कह रही हैं। खादी का कुर्ता पजामा, पैरों में कोल्हापुरी चप्पल, कंधे पर कपड़े झोला। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। काफ़ी हैंडसम हुआ करता था, एक स्टाइल था अपना। ओह, फिर तो काफ़ी लड़कियां इम्प्रेस होती होगी। नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की आई जिससे मैंने शादी की, और किसी की तरफ तो मैं आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लगता तो नहीं है जनाब ऐसे? जी हाँ, मैं ऐसा ही था। मतलब थे। शालू जी, आप तो शब्दों को पकड़ने में बहुत माहिर हो। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कार झटके से रुक गई। साहब जी, हमारी मंजिल आ गई। खिड़की से बाहर देखते हुए मैं ढाबे का नाम पढ़ने लगी। हर नाम द ढाबा। राकेश की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। शालू, मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो। हाँ, तुम बताओ तो सही क्या खाना है। अरे मेनू देख ले शालू, जो अपने लिए मंगवा रही है वही मेरे लिए भी मंगवा ले। यहाँ तो तरह तरह के पराठों की लाइन लगी हुई है। मेथी, गोभी, गाजर, मूली, आलू, पनीर, मटर, प्याज। बता क्या करूँ? कुछ भी कर दे। अपनी किताब पढ़ते हुए राकेश ने कहा। एक तो तुम ये किताब पढ़ना छोड़ो, पहले नाश्ता कर लो, फिर सारा दिन किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम से किताब पढ़ते रहना। मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी तुम्हें। शालू, क्लाइमेक्स चल रहा है, क्लाइमेक्स देख। बस 20 पेज ही रह गए हैं। तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती? किताब के पन्नों को गिनते हुए बोला। करती हूँ बाबा, इतना बेचारा बनने की कोई जरूरत नहीं है। कम से कम थैंक यू तो बोल दे। बोल दूंगा बाद में, एक साथ ही बोलूंगा। चारपाई से उठकर मैंने काउंटर पर जाकर 4 अलग अलग तरह के पराठों के साथ मीठी लस्सी का भी ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट में ही गर्मा गर्म पराठे, सफ़ेद मक्खन और मीठी लस्सी वेटर टेबल पर रख गया। राकेश, अब तो किताब छोड़ दे। मुझे ना बड़ी कोफ्त हो रही है। ये जैसे तू कर रहा है ना, इतना पढ़ने का ही शौक है तो तब पढ़ा कर जब अकेला होता है। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। छोड़ता हूँ शालू, तो बीच में मत टोक। तू खाना तो शुरू कर, मैं अभी आता हूँ। तेरे लिए कौन से रखूँ ये तो बता दे। सारे आधे आधे करके रख दे। मैं तो खा ही रही हूँ, तू भी आकर खा लेना। देख, गर्मा गर्म पराठे का स्वाद ही अलग है।
तूने ऐसे पराठे कभी नहीं खाए होंगे, ठंडे हो गए तो सारा स्वाद खराब हो जाएगा। फिर ऐसा कहकर खुद भी तो खा ही रही है ना, साथ साथ मुझे भी खिला दे। बाबा क्या बात है जी, देखो किस रियासत के राजकुमार हो जो अपने हाथ अपने आप खाना भी नहीं खा सकते। हाँ, अब जनाब को अपने लिए एक अर्दली की भी जरूरत पड़ेगी। मैं ना वार्निंग दे रही हूँ, बस कर, नहीं तो मैंने ना तेरे साथ बात करनी बंद कर देनी है। और मेरी धमकी सच में काम आ गई। फटाफट सामने नल से हाथ धोकर मेरे सामने आकर बैठ गया। चल बता पहले कौन सा खाऊं? देख सारे तेरे सामने रखे हुए हैं, जो तेरा मन करे खा ले। शालू जी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उनकी आवाज से मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। राकेश कहीं नहीं थे। रस्सी की बनी हुई चारपाई बिछी हुई थी, उसके आगे लकड़ी की मेज और उसके ऊपर पानी का जग। सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने सालों पहले देखा था। गाड़ी से उतरकर मैं काउंटर पर गई। कैश काउंटर पर एक नौजवान बैठा पूरे ढाबे को संभाल रहा था। हर नाम जी कहाँ है? एक अजनबी से वो ये नाम सुनकर चौंक गया। तुसी कौन हो जी? आप कौन है जी? मैं उनका बेटा। कौन से वाला? उनके 3 बेटे हैं जी, बीच वाला। यानी तुम हैप्पी हो? हाँ जी मैं हैप्पी हूँ, आप जानती हैं मुझे। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जी वो तो वाहेगुरु जी नु प्यारे हो गए। ओ कब? जी पहले पिछले साल। अब कुछ संभालते हुए इस ढाबे को अब तुम ही संभाल रहे हो कैसे? जी हम तीनों भाई बारी बारी से संभालते हैं। आज मेरी बारी है तो मैं बैठा हूँ। एक दिन बेबे आ जाती है सारे हफ्ते का हिसाब किताब देखने। पर आप कौन हैं? कैसे जानते हैं पापा जी को? बहुत साल पहले हम यहाँ कॉलेज के टूर के लिए आए थे। तुम तो बहुत ही छोटे थे, तभी उनसे मिली थी मैं। उन्होंने तभी ढाबा नया नया खोला था। हमारे ग्रुप के साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। जी वो फ़ोटो तो उन्होंने फ्रेम करवा कर रखी हुई है। दिल्ली से किसी ने उन्हें बहुत बाद में भेजी थी, बड़ी संभाल कर रखी हुई है उन्होंने। आप अंदर आ जाओ, अभी आपको दिखाता हूँ। काउंटर छोड़कर वो मुझे ढाबे के पीछे बने हुए कमरे में ले गया। एक पुराने ट्रंक को खोलकर कपड़े में लिपटी फ़ोटो को निकाल कर दिखाने लगा। आप इसी फ़ोटो की बात कर रही हैं ना मैडम? दिखाना बेटा। हाँ यही फ़ोटो। पापा जी ने इसे बहुत संभाल कर रखा हुआ है। हम सभी को भी बोल दिया था कि इस फ़ोटो को ढाबे से कभी मत हटाना। इस ग्रुप के आने के बाद तो हमारी किस्मत ही बदल गई थी। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लग गए थे, पापा जी ने बोला था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है अभी तक। हाँ कुछ भी नहीं बदला जी। वो कहते थे जो जैसा है वैसा ही रहेगा। पुरानी चीज़ों को कोई फेंक थोड़ा देता है, जब तक चल सकता है ऐसे ही चलाओ। अशोक और वो भी मेरे पास आकर फ़ोटो को देखने लगे। हैप्पी थोड़ी देर के लिए ये फ़ोटो मैं अपने पास रख लूँ? हाँ जी मैडम जी ज़रूर, इसमें पूछने वाली क्या बात है। हम तीनों जाकर चारपाई पर बैठ गए। मैं उन दोनों को परिचय अपना गुरु का करवाने लगी। देखो राकेश हैं, साथ में अमित, ये सुनील है, उसके साथ तो देखो गौतम, फिर गीता, मिनी, और ये आखिर में पता है कौन है? ये मैं हूँ, मेरे बराबर में हमारे टीचर, और उनके पीछे। चल अब बता हैप्पी क्या खिलाएगा? बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं तेरे ढाबे की मशहूरी सुनकर। जनाब सब कुछ हाजिर है, जो आप चाहें सब कुछ हाजिर करता हूँ, बस थोड़ा सा समय तो दें। चल आज तेरी पसंद का खाना खाते हैं। थोड़ी ही देर में हैप्पी ने हमारे सामने मेज पर तरह तरह के पराठे रख दिए। सफ़ेद मक्खन मीठी लस्सी के साथ पराठे को खाते हुए ऐसा लग रहा था मानो मैं जन्नत में पहुंच गई। पिछले दिनों बुखार की वजह से खाना ठीक सा नहीं खाया था। पता नहीं मैंने कितने पराठे खा लिए। सामने बैठे दोनों मुझे हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ? प्लीज़ आप दोनों मुझे ऐसे मत देखें, मैं हर रोज़ इतना नहीं खाती। बस इन पराठों की तो बात ही कुछ अलग है। नहीं आप पेट भर के खाएं, हम ना कुछ गिन नहीं रहे और ना ही कुछ देख रहे हैं। ये कहकर दोनों ठाके मार के हंसने लगे। अगर ऐसी बात है तो मैं कहीं और जाकर बैठ जाती हूँ।
ये कहकर एक पराठा उठाया और वहां से उठकर दूसरी चारपाई पर जाकर बैठ गई। हैप्पी, एक गिलास लस्सी और दे दो। मोहतरमा बस करें, हम कल भी आ सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद, पर मैं अब आपके साथ नहीं, अकेले ही आना पसंद करूंगी। मैडम जी, ये लो आपकी लस्सी। हाँ ला दे। उसके हाथ से गिलास पकड़कर मैं आराम से उस मीठी लस्सी को मजा लेकर पीने लगी। इतना मीठा कैसे खा लेती हो शालू? राकेश से कह रहा था। मैंने सिर उठाकर देखा। कभी पी है? पीकर देखो कितनी अच्छी है। मुझे ना तुम्हारी वाली पतली पतली पानी जैसी नमकीन लस्सी पीने की आदत नहीं है। अरे इतना मीठा अंदर जाएगा सोचा है? उसका नतीजा क्या होगा? क्या होगा? फूल कर कुप्पा हो जाओगी, और क्या होगा? तो क्या हुआ? शादी नहीं होगी तुम्हारी। कौन पसंद करेगा मोटी लड़की को? रहने दो, जिसने नहीं पसंद करना ना करे। ले आए अपने लिए कोई सूखी सड़ी मिर्ची जैसी लड़की। मैं तो वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। शालू मेरा तो सोच लो, क्यों तुम आ रहे हो मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगने? हाँ आ रहे हो क्या? हाँ, पागल है क्या? लो, पागल वाली क्या बात है? मेरे घर आना भी मत, कह देती हूँ। मेरी चॉइस बहुत हाई फाई है। तुम्हारा नाम तो मेरी लिस्ट में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यानी अभी से अपनी लिस्ट बनाकर बैठी हुई हो? ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। राकेश, मारूंगी तुमको मैं। मुझे पता नहीं चला और राकेश का नाम मेरे मुंह से कब निकल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों मेरी चारपाई के पास आकर खड़े थे। मेरा ध्यान हटाने के लिए उन्होंने जल्दी से कहा, मोहतरमा, खाना खत्म हो गया? खाना खत्म हो गया तो चलें, या सारा दिन यहीं बैठे रहने का इरादा है? हाँ, 2 मिनट रुकिए, बस चलते हैं। अपना मोबाइल निकाल कर उस फोटो की एक तस्वीर खींचकर अपने मोबाइल में कैद कर ली। वो दूर खड़े चुपचाप मुझे देख रहे थे। हैप्पी के पास जाकर उसे फ़ोटो वापस की। अपना ध्यान रखना, ये कहकर मैं वहाँ से जल्दी से निकल आई। मैडम जी, दोबारा ज़रूर आना, बेबे आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हाँ, ज़रूर आऊँगी हैप्पी, ये कहकर मैं ढाबे से निकलकर अशोक की कैब में जाकर बैठ गई। अशोक हमें आसपास की जगह दिखाना चाहता था। अशोक, मैंने चामुंडा देवी के मंदिर ज़रूर जाना है, क्या लेकर चल सकते हो? हाँ मैडम जी, ज़रूर लेकर जा सकता हूँ। वैसे भी पालमपुर में कोई आए और देवी के दर्शन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। माता रानी के दर्शन तो सभी करके जाते हैं। यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है मैडम, बस आधे घंटे तक पहुँच जाएंगे आज। एक बात पूछूं शालू जी, उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था कि आप पहले भी पालमपुर आई हैं, तो आप चुप क्यों हो गई थी? और आज हर नाम के ढाबे को देखकर आप... मैंने उन्हें उनकी बात पूरी नहीं करने दी। क्या बताती आपको अपने अतीत के बारे में? मैं आज भी कुछ नहीं बताती, मगर जब अतीत ही अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो आप अपनी भावनाओं को कैसे काबू कर पाएंगे? इस ढाबे के साथ मेरे और राकेश की बहुत सुंदर यादें जुड़ी हुई हैं। हम कॉलेज के एक ट्रिप के साथ यहाँ पालमपुर आए थे और सालों बीत चुके हैं इस बात को, पर मैं कुछ भी कह नहीं पाई, कुछ भी भूली नहीं हूँ अभी तक। ये कैसे कह सकती थी? मैं उन लम्हों को कभी भूलना भी नहीं चाहती। आप सही कह रही हैं शालू जी, ज़िंदगी में हंसी खुशी के पल मिलते ही कितने हैं, और जब वो मिलते हैं तो हम उन्हें किसी कीमती मोती की तरह दिल दिमाग के किसी कोने में छुपा लेना चाहते हैं कि किसी की भी नज़र उन लम्हों को। एक बात बताऊं, मुझे यहाँ भेजने का फ़ैसला भी मेरी बेटी ने किया था। उसने मुझे ये सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है। मैंने उससे पहले कभी भी पालमपुर के बारे में जिक्र नहीं किया। इसे एक इत्तेफाक ही कहूँगी, जो कि बेहद खूबसूरत इत्तेफाक बन गया। राकेश के साथ यहाँ बिताए हुए क्षण फिर से तरोताज़ा हो गए, और फिर तो इसे बहुत ही खूबसूरत इत्तेफाक कहना चाहिए। मैं भी यहाँ सालों से आ रहा हूँ, पर इस बार से पहले मैंने कभी भी किसी के साथ इतना जुड़ाव महसूस नहीं किया जितना आपके साथ महसूस कर रहा हूँ। क्या मतलब? देखिए, मेरी किसी भी बात का गलत मतलब मत निकालना आप। इस साल सब कुछ बहुत अलग सा हो रहा है मेरे साथ में। आपसे यूँ मिलना, इससे इत्तेफाक ही कहूँगा, वरना मैं और होटल का वो कमरा होता और
मैं कहीं भी आना जाना पसंद नहीं करता था। बस सारा दिन बालकनी में बैठकर सूरज को उगते हुए और ढलते हुए देखता रहता था। मन किया तो कुछ काम में काम कर लिया। उनकी बात मैंने पूरी होने ही नहीं दी। पर अभी तक आपने मुझे अपना सही नाम नहीं बताया। क्या नाम है आपका और आप करते क्या हैं? सही नाम तो आपको बता चुका हूँ मोहतरमा, मगर आप उसे मानना ही नहीं चाहती। फिलहाल बेकार हूँ, कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास। विभोर। वो तो रिया का विभोर है। क्या इसे भी इत्तेफाक कहूँ कि आप जो समझना चाहे समझ सकती हैं। हम कैब में बैठे ही थे कि अचानक से अशोक का फोन बज उठा। फोन उठाकर अशोक कैब से बाहर जाकर बात करने लगा। लौट कर आया तो कुछ परेशान सा लग रहा था। ये बात हम दोनों महसूस कर रहे थे। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैडम जी, वो घर से फ़ोन आया था, माँ के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मौसी अपने घर जा चुकी हैं और रिंकू अकेले ही घबरा रही है। ऐसा करो अशोक, हम मंदिर जाने का प्रोग्राम कल रख लेते हैं। कल हमको आसपास कई और जगह भी देखनी है। तुम यहाँ से सीधे अपने घर चले जाओ, हम किसी और कैब से होटल चले जाएंगे। नहीं नहीं मैडम जी, ऐसे बीच रास्ते में तो आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा मैं। चलो फिर ऐसा करो, वापस होटल ही चलते हैं। मुझे भी थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही है। क्यों, आप क्या कहते हैं? जी, जैसा आप ठीक चाहें। आप पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, बाकी काम बाद में हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर से बुखार आ जाए। हाँ, आप सही कह रहे हैं अशोक, कार घुमा लो, वापस होटल चलते हैं। जी मैडम जी। मैं उनका नाम अभी भी नहीं ले पा रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि उनका नाम विभोर है, पर वो कह रहे थे तो मैं उनको नकार भी नहीं सकती थी। आप कल हमारे साथ चलेंगे? कहाँ पर? मंदिर चामुंडा के दर्शन करने। देखिए मोहतरमा, मैं कोई भक्त आदमी नहीं हूँ। इतने सालों से यहाँ आ रहा हूँ पर कभी किसी मंदिर के दर्शन करने नहीं गया। अच्छा कोई बात नहीं, जब आपको माँ की शक्ति पर विश्वास ही नहीं है तो फिर रहने दीजिए, मैं अकेले ही चली जाऊँगी। साहब, मंदिर नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वैसे वहाँ बहुत सुंदर पिकनिक स्पॉट भी है। मंदिर के पास तो मेला लगा रहता है, खाने पीने की बहुत सारी दुकान है वहाँ पर। मंदिर के बाद हम नेवगल खाद भी जा सकते हैं। अशोक उनसे कहने लगा। अशोक ठीक कह रहा है, मंदिर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप कार में ही बैठे रहिएगा और मैं और अशोक जाकर माँ के दर्शन करके आ जाएंगे। फिर वहाँ से आगे एक साथ ही चल लेंगे। देखिए, कुछ नहीं देखना, आज मैं आपके कहने पर यहाँ आई हूँ, कल आपको मेरे कहने पर चलना होगा, फिर हिसाब किताब बराबर। उसके बाद मैं आपको कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूँगी। वैसे भी मेरे सिर्फ यहाँ दिन कम ही बचे हैं। आप इतने कम दिनों के लिए आई हैं? बेटी की अभी शादी हुई है, अभी तो वो पूरा घर भी नहीं संभला और उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अशोक, गाड़ी वापस होटल की तरफ ले ले। भाई, आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा ठीक चाहें साहब जी, कल सुबह जल्दी आ जाना। जितने बजे कहेंगे मैं उतने बजे पहुंच जाऊंगा साहब जी। शालू जी, 8 बजे ठीक रहेगा ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। होटल पहुंचकर अशोक को वापस उसके घर भेज दिया और हम दोनों भी अपने अपने कमरों में चले गए। मुँह हाथ धोकर पलंग पर आकर लेट गई। थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मुझे फिर से बुखार आ जाए। थोड़ी देर आंखें बंद करके पूरे दिन की बातें याद करने लगी। दिमाग में कभी हरनाम का ढाबा, तो कभी राकेश की बातें, तो कभी उनकी बातों को चलचित्र चल ही रहे थे। क्यों नहीं मुझे अपना सही नाम बताते? वो 2 बार पूछ चुकी हूँ उनसे, पर और वही रट लगाए हैं कि नाम विभोर है। पर मैं क्यों उन्हें इस नाम से नहीं पुकार पा रही हूँ? विभोर सिर्फ रिया के हैं, किसी और के कैसे हो सकते हैं? एक अजीब सा अंतर्द्वंद मन में और मस्तिष्क में चल रहा था। सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फ़ोन की बेल की आवाज़ से मेरी नींद खुली। देखा तो नीतू का फ़ोन था। हेलो माँ। हेलो बेटा। शुक्र है माँ, आपके एक ही बार में फ़ोन उठ गया, वरना मैं तो सोच रही थी कि आप यहाँ आकर मुझे भूल ही गई हो। आपके पास टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने का। ऐसा नहीं है बेटा, कब बात नहीं की तुझसे? क्यों, आज सुबह आपने मुझसे कब बात की? अच्छा माँ, आप उस समय किससे बात कर रही थी? हाँ, वो इसी होटल में ही ठहरे हुए हैं।
ठीक है, ठहरे हुए हैं, पर आप तो उनसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे आप उनको कब से जानती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मुझे बुखार आया था ना, अशोक उन्हें अपने साथ लेकर आया था। बस उसी दिन उनसे पहचान हो गई। अशोक दवाई वगैरह लेने गया था तो पीछे से वो मेरे कमरे में आकर बैठ गए। मेरा काफ़ी ध्यान रखा उन्होंने। माँ, आपने कैसे किसी अनजान को अपने कमरे में आने दिया? ना जान ना पहचान। नहीं नहीं नीतू, वो बहुत ही भले और सज्जन पुरुष हैं। इंसान के हाव भाव से ही उसकी शख्सियत का पता चल जाता है। हाँ, नाम क्या है उनका? नाम क्यों बताऊं? क्यों नाम नहीं पूछा आपने उनसे? पूछा था बेटा, कह रहे थे विभोर है, पर मुझे नहीं लगता कि ये उनका असली नाम है। क्यों? क्यों माँ? ये नाम तो रिया की विभोर का है। माँ, अब ये रिया कौन है? ओह, तुझे कैसे पता होगा? रिया जो किताब तूने मुझे दी थी ना बेटा, उसमें रिया है और विभोर उसके पति का नाम है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? एक जैसे नाम के दो इंसान भी तो हो सकते हैं ना। अभी थोड़ा है कि किताब में एक लड़की है, उसका नाम रिया है, तो पूरी दुनिया में रिया नाम की कोई दूसरी लड़की नहीं हो सकती क्या? हाँ, तो ठीक कह रही है नीतू, पर मेरा मन नहीं मान रहा। अभी आप उनके लिए कह रही थी कि वो सज्जन पुरुष हैं, तो क्यों कोई अपना नाम गलत बताएगा? हाँ, कह तो तू ठीक रही है, पर फिर भी। माँ, बस करो इतना सोचना। अब 2-4 दिन के लिए यहाँ आई हो, पता नहीं जिंदगी में दोबारा उस इंसान से आपकी मुलाकात हो या नहीं हो, और आप इतना सोच रही हो। चिल करो। तू ठीक कह रही है, मैं ना कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई हूँ। माँ, सुबह फूल भी वही लेकर आए थे ना आपके लिए? हाँ, कह रहे थे नीचे फ्लोरिस्ट के पास ताजे फूल देखे तो मेरे लिए लेकर आ गए। एक बात और बताऊँ तुझे, आज हम सब। कहते कहते मैं फिर चुप हो गई। नीतू को बताऊं या नहीं बताऊं, असमंजस में पड़ गई। क्या हुआ माँ? पूरी बात करो ना, क्यों अटक गई बीच में? कितना सोचती हो? आज मैं ना अशोक और वो हम सब मिलकर ना एक ढाबे पे खाना खाने गए थे। वो मतलब विभोर, राइट माँ? हाँ बेटा, हाँ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। फिर और क्या क्या देखा? ये जगह वाकई बहुत सुंदर है, पर पहले जैसी नहीं रही। क्या पहले जैसी नहीं रही? कुछ नहीं, यहाँ अगर आपको कुछ हो गया है, बात करते करते कहीं खो जाती हो और आधी अधूरी बातें करने लग जाती हो। चल क्या रहा है वहाँ? कुछ नहीं चल रहा बेटा, अभी भी आधी अधूरी बात करके चुप हो रही हो। क्या कोई परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ये बता, राहुल कहाँ है? उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। माँ होटल के जिम में गए हुए हैं वर्कआउट के लिए, या हनीमून पर भी आकर वर्कआउट। आपको पता नहीं है माँ, कितना फस्सी है। अपने वर्कआउट को लेकर के जब से यहाँ आए हैं, एक भी दिन उसने अपने जिम मिस नहीं किया। अभी गया हुआ है, तभी तो आपसे आराम से बात कर पा रही हूँ, वरना कहाँ कर सकती हूँ। उसके होते वैसे ही मुझे हर वक्त टोकता रहता है, क्यों अपनी मम्मा के पीछे पड़ी रहती हो, उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने दो। क्यों, ऐसा क्यों कहा उसने? वो कल मैंने आपके कमरे में रहने को कहा था ना, कि आप अपने कमरे में ही रहना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब बताओ माँ, एक दिन पहले इतना तेज़ बुखार था आपको, अगर मैंने आपको कमरे में रहने के लिए, आराम करने के लिए नहीं कहा होता, तो फिर कितनी तबीयत ख़राब हो जाती है आपकी। कुछ गलत थोड़ा ना कहा मैंने। नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं कहा। मुझे कहता है कि वो तुम्हारी मम्मी नहीं बेटी है, जब देखो उन पर रौब झाड़ती रहती हो। अगर उनकी तबीयत ख़राब होगी तो क्यों बाहर जाएंगी? उन्हें ठीक लग रहा होगा तभी तो बाहर गई होंगी। तुम्हें क्या पता वहाँ कैसे अकेले टाइम पास करती होंगी वो। माँ, क्या आपको अब इतना भी नहीं बोल सकती मैं? बोल सकती है मेरी बच्ची, क्यों नहीं बोल सकती? तुझे पूरा हक है, तू कह सकती है, कुछ भी कह सकती है मुझे। आने दो उसे, अभी जिम से आपकी सारी बातें उसको बताऊंगी। नीतू, अब वहाँ झगड़ा मत शुरू कर देना बेटा। माँ, मैं झगड़ा नहीं करती, वो ही बस बहस करता जाता है। अच्छा, अब तू भी चुप हो जा, वो भी आने वाला ही होगा। मैं भी फ़ोन बंद कर देती हूँ, मेरा भी सिर दर्द हो रहा है अभी। क्यों, क्या हुआ माँ? फिर से बुखार तो नहीं आ रहा ना?
नहीं नहीं बेटा, मुझे बुखार नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस सुबह से बाहर निकले हुए थे और काफ़ी थक गई हूँ। होटल से वापस आकर मैं सो गई थी। बस अभी ठीक महसूस कर रही हूँ वैसे तो। ठीक है, मैं भी फ़ोन रखती हूँ, हमें भी डिनर के लिए बाहर जाना है। राहुल आ गया और मुझे ऐसे नाइट सूट में देखते ही चिल्लाना शुरू कर देगा। तैयार नहीं हुई तू अभी तक? नीतू ज़रा आराम से बात किया कर, वो पति है तेरा। माँ अब क्या कर दिया मैंने? कैसी बातें कर रही है, मेरे लिए ही। चल चल ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, पगली कहीं की। अच्छा अब आप भी ना उसकी तरफदारी करने लग गई हो। फ़ोन रख रही हूँ मैं, मुझे नहीं करनी आपसे भी बात। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मैं जानती हूँ उसे, ये सब बातें वो जानबूझकर कर रही थी मेरा दिल रखने के लिए। खट्टी मिट्टी नोक झोंक तो जीवन में चलती ही रहती है। नीतू से बात करके मैंने अपनी किताब उठाई और उसे पढ़ने लगी। पढ़ते हुए कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। एक और रात मैं चैन की नींद सोई। सुबह पक्षियों के चहचहाने से मेरी नींद जल्दी खुल गई। उठकर टाइम देखा तो सुबह के 5 बज चुके थे। रात भर अच्छी नींद आने से खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। बिस्तर छोड़कर कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। चारों तरफ शांति थी। सूर्य उदय होने से पहले व्योम में सुनहरी रंग फैलाकर अपनी उपस्थिति का एहसास सबको दिला रहा था। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वातावरण में एक मधुर संगीत के समान गूंज रहा था। अपनी शॉल, मोबाइल और किताब उठाई और मैं कमरे से बाहर निकलकर होटल के पिछले दरवाजे से सड़क पर आ गई। सड़क पर गिरे देवदार और चीड़ के सूखे पत्ते मेरे पैर पड़ने पर चरमरा उठ रहे थे। जैसे जैसे मैं चाय के बागानों के समीप पहुंच रही थी, वही सीमेंट के बेंच पर बैठा मुझे कोई नजर आया। जैसे जैसे हमारे बीच का फासला कम हो रहा था, मुझे उस शख्स को पहचानने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हो रही थी। वहाँ उस बेंच पर विभोर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर बैठे हुए थे। उनका नाम शायद आज मैंने पहली बार लिया था। गुड मॉर्निंग विभोर जी। अपना नाम सुनकर सिर उठाकर देखा। ओह आप, गुड मॉर्निंग शालू जी। क्या हुआ, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? हाँ कुछ नहीं, बस मॉर्निंग वॉक करते करते यहाँ आकर बैठ गया। ये मेरी रोज़ाना की दिनचर्या में शामिल है। और फिर ठीक है, मुझे लगा कुछ परेशानी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शालू जी। पर आज आप यहाँ? हाँ जी, जल्दी नींद खुल गई थी, बस यहाँ चली आई। आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ जी। किस बात के लिए? जी कम से कम आपने मेरा नाम तो लिया, वरना आपको तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा नाम विभोर है। दरअसल कल मेरी नीतू से काफ़ी देर बात होती रही, उसी ने मुझे कि मेरा नाम विभोर है। नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बात पूरी करें। नहीं नहीं, मुझे खुद ही समझ में आ गया था कि आखिर कोई क्यों अपना नाम गलत बताएगा। एक नाम के कई इंसान इस दुनिया में हो सकते हैं ना, तो फिर आपका नाम विभोर क्यों नहीं हो सकता? मैं ये जानती थी कि जो मैं उन्हें इस वक्त कह रही हूँ वो मुझे नीतू ने समझाया था, पर मैं नीतू का नाम बीच में नहीं लाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनको पता चले कि उनके पीछे भी मैं नीतू से उनकी बातें करती हूँ। आप मॉर्निंग वॉक के लिए आई हैं? नहीं नहीं, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए तो नहीं आई हूँ, बस कुछ देर यहाँ बैठकर इस किताब को पढ़ना चाहती थी। कितने दिन हो गए एक पेज भी नहीं पढ़ पाई। कभी बुखार तो कभी कुछ ना कुछ मुझे लगा ही रहता है। ओह, फिर तो आप इत्मीनान से इसे पढ़ें, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठ सकते हैं। उनके चेहरे पर खिंची परेशानी की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। आप सही कह रही हैं, इंसान हूँ आखिर, हर वक्त एक जैसी मनोस्थिति तो मैं नहीं रह सकता ना। जान सकती हूँ आपकी परेशानी की वजह क्या है, शायद कुछ ज़्यादा ही परेशानी वाली बात ही होगी। उन्होंने मेरी बात का कोई उत्तर ही नहीं दिया। विभोर जी, क्या बात है, आप इतने उदास परेशान अच्छे नहीं लगते। आप तो हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरते रहते हैं, फिर ऐसा क्या हो गया जो आज इतनी उदासी?
अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा, टाइम देखते हुए बोले, मुझे चलना चाहिए। आज आपको मंदिर भी तो जाना है ना? मैंने भी अपना मोबाइल ऑन करके टाइम देखा, अभी तो 6:15 बजे हैं। अभी हमारे पास काफ़ी समय है, होटल वापस जाकर नाश्ता करना है और तैयारी तो होना है। हाँ, 7 बजे भी यहाँ से चलेंगे तो भी समय से तैयार हो ही जाएंगे। उठते उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ में उन्होंने सर हिला दिया। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे बारे में क्या जानना चाहती हैं? एकाएक एक ऐसा प्रश्न मेरे सामने रख दिया जिसका कोई भी जवाब मेरे पास नहीं था। मैं, आप, वह कहते कहते मैं चुप हो गई। यानी कुछ नहीं जानती मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, मेरा अतीत क्या है? आपको कुछ भी नहीं पता। सच तो यह है कि आपको पता भी कैसे होगा। मैंने आपको आज तक अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। एक सिर्फ नाम ही बताया था जिस पर आपको विश्वास ही नहीं हुआ। आप ऐसा ना कहें, आप जानते हैं ना उसकी क्या वजह है? हाँ जी, जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ। पर आज तो मैंने आपको आपके नाम से ही पुकारा है। जानता हूँ, वो भी नीतू के कहने पर ना आपको विश्वास आया है। शालू जी, मैं आपको सिर्फ कुछ दिनों से ही जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप बहुत ही संवेदनशील और भावुक किस्म के इंसान हैं। आप जैसे बहुत कम लोग इस दुनिया में होंगे और मैं ये भी जानता हूँ कि आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? शालू जी, एक अपराधी जिसका झूठ पकड़ा जा चुका हो, सिवाय सिर झुकाकर खड़े रहने के अलावा और क्या कर सकता है? आप ठीक कह रहे हैं, मुझे नीतू ने ही समझाया है। वैसे ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप उस नाम को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही हैं। वो नाम उस लड़की से जुड़ा है जो रिया, और जब आपको मेरी वास्तविकता पता चलेगी तब क्या होगा? क्या मतलब? रिया मेरी पत्नी है, कहकर चुप हो गए। आप सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं? पहले आपने अपना नाम विभोर बताया, चलो मैंने अब उस पर भी विश्वास कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि रिया आपकी पत्नी है? ये कैसा इत्तेफाक है? उस कहानी में भी रिया विभोर की पत्नी थी और यहाँ आपकी जिंदगी में यानी विभोर की पत्नी रिया? नहीं, मैं नहीं मान सकती, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों कहानियाँ पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि रिया मुझे कितनी पसंद है। शायद आप ये सब इसलिए कह रहे हैं। नहीं शालू जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है जिसे मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। इत्तेफाक ये है कि आप यहाँ पर हैं। इत्तेफाक ये भी है कि आप मुझसे मिले। ये भी इत्तेफाक ही है कि नीतू ने आपको यहाँ भेजा। और इत्तेफाक ये भी है कि आप रिया से जुड़ी हुई हैं और वो रिया मेरी पत्नी है। ये कहते हुए वो वहाँ से उठकर जाने लगे। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अपने हाथ में घड़ी की तरफ देखकर बोले, 7 बजने वाले हैं, आपको मंदिर भी तो जाना है ना। अशोक 8 बजे आपको लेने आ जाएगा। मैं अशोक को फ़ोन करके देर से आने को कह दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो प्रोग्राम जैसा बना है उसे वैसे ही रहने दें। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। विभोर जी, मेरी बात को अनसुनी करके वो वहाँ से चले गए और पीछे छोड़ गए अनगिनत प्रश्न जिनके उत्तर सिर्फ उनके पास थे। आज वो मुझे एक अजीब से कश्मकश में डाल गए। मैं होटल वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जिस उत्साह से मैं आज सुबह आई थी वो मेरा सारा उत्साह ना जाने कहाँ गायब हो गया। अगर आज मंदिर जाने का प्रोग्राम नहीं होता तो मैं उन्हें इस तरह जाने नहीं देती। कमरे में पहुंचकर अपने लिए नाश्ते का ऑर्डर देकर मैं तैयार होने लगी। बार बार मेरी नज़र दरवाजे पर जाकर रुक जाती थी। पिछले दिनों हर रोज़ उनका मेरे लिए फूल लाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
और कई बारी बहुत अच्छा भी लग रहा था। राकेश के जाने के बाद मैंने कभी फूल नहीं खरीदे। नीतू ने जब एयरपोर्ट से मेरे लिए फूल भेजे तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि इन फूलों का क्या कसूर, क्यों मैंने अपनी ख्वाहिशें ख़त्म कर दी। राकेश, अगर आप मेरे लिए हर रोज़ फूल ला सकते थे तो मैंने अपनी खातिर ऐसा क्यों नहीं किया। मेरी खुशी से बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं था। अब इतने सालों के बाद एक अनजान शख्स मेरे लिए फूल लेकर आए। सच कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंसान सबसे तो झूठ बोल सकता है पर अपने आप से नहीं। पर आज इतना समय हो गया, वो खुद आए और ना ही फूल भेजे। परेशानी में कमरे में चहल कदमी करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर भी सकती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। भागकर मैंने दरवाज़ा खोला। सामने वेटर नाश्ते की ट्रे लेकर खड़ा था। आपका ऑर्डर मैम। वहाँ रख दो। टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखकर वो चला गया। बेमन से नाश्ता करने लगी। आज ट्रे में एक पीले गुलाब के फूल को देखकर मुझे हैरानी हुई। हर रोज़ तो होटल वाले नाश्ते के साथ फूल नहीं भेजते। फूल को उठाकर देखने लगी तो फूल के नीचे टिश्यू पेपर पर एक नोट लिखा हुआ था। क्या आप अभी भी फूलों के इंतज़ार में हैं? अगर हैं तो दरवाज़ा खोल दें। और मैंने वहीं बैठे बैठे सिर हिला दिया। हाँ हूँ फूलों के इंतज़ार में, और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर विभोर खड़े थे। अपने चेहरे को एक बड़े से फूलों के गुलदस्ते से ढके हुए चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? मैं जानती हूँ आप विभोर हैं। फूलों को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये आपके लिए है। जानती हूँ ये मेरे लिए है, पर कहाँ रखूँ? फूलदान में? अब तो जगह ही नहीं बची है फूलदान में। पलंग के पास साइड टेबल पर रख दें, वहाँ अच्छे लगेंगे। मेरी नाश्ते की ट्रे की तरफ देखते हुए बोले, आप इत्मीनान से नाश्ता कर लें, फिर मैं चलता हूँ। आपने नाश्ता किया? नहीं, अभी नहीं किया। कमरे में सामने लगी घड़ी की तरफ देखते मैंने कहा, 8 बजने वाले हैं, आप मेरे साथ शेयर कर लें। वैसे भी मैं जल्दबाजी में नहीं खा सकती। ये बात तो मुझे मालूम है। कैसे? अच्छा, कैसे मालूम है? आपको कल देखा था ना, कैसे इत्मीनान से खा रही थी आप। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तौबा तौबा, ऐसा करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता मोहतरमा। आइए अंदर आ जाइए, नाश्ता करके फिर इकट्ठे साथ चलते हैं। अशोक भी आने ही वाला होगा। जल्दी जल्दी नाश्ता करके हम दोनों कमरे से बाहर निकल कर नीचे लॉबी में आ गए। अशोक नीचे पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहा था। आप कार में बैठें, मैं कमरे में कुछ भूल आया हूँ, अभी आता हूँ। ये कहकर वो चले गए। विभोर वापस अपने कमरे में चले गए। मैं वही लॉबी में खड़े उनका इंतज़ार करने लगी। अशोक मुझे देखते ही मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते अशोक, तुम्हारी माँ कैसी है? ठीक है मैम साहब। मैडम जी, साहब कहाँ चले गए? हमारे साथ नहीं चल रहे हैं क्या? नहीं, उन्हें वापस जाते देखकर मुझसे पूछने लगा। नहीं, आ रहे हैं अभी। उनका कुछ सामान कमरे में छूट गया है, उसी को लेने गए हैं। अच्छा मैडम जी, चलिए तब तक आप कार में बैठ जाइए। हाँ, आ रही हूँ। और मैं कार में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। उन्होंने भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाया, 5 मिनट में ही वापस आ गए। हाथ में एक पिकनिक बास्केट भी था। इसमें क्या है? बस मुस्कुराकर कह दिया और बास्केट अशोक को पकड़ा दिया और खुद पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। चले साहब जी? हाँ, चलो बेटा। फिर कलाई में बंधी हुई घड़ी को टाइम देखने लगे। पूरे 15 मिनट लेट हैं हम मोहतरमा। इस बार मेरी वजह से तो लेट नहीं हुए। वजह तो आप ही थी। अब वो कैसे? मैं तो समय पर तैयार हो गई थी। आप ही हैं जो देर से आए हैं। मैं भी टाइम से आ जाता अगर आप नाश्ता करने के लिए नहीं रोकती मुझे। वाह वाह वाह, एक तो नाश्ता करवाया और ऊपर से इल्ज़ाम भी हम ही पर, वरना आप भूखे ही होटल से निकलने वाले थे। हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं। आपके कहने पर ही नाश्ता किया, वरना आज सुबह से ही कुछ खाने का मन नहीं था मेरा। आप सुबह की बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे? हाँ, अशोक की तरफ इशारा करके बोले। नहीं, अभी नहीं। जी मैं समझ गई। अच्छा, इस टोकरी में क्या है? अपने मन में जागी उत्सुकता को मैं छुपा नहीं पा रही थी। कुछ सामान है। अच्छा, मुझे लगा खाली बास्केट लेकर आप घूम रहे हैं। शालू जी,
आपको अभी तक समझ नहीं पाया हूँ मैं। कभी तो आप बिल्कुल सुलझी हुई लगती हैं और कभी बच्चों जैसा व्यवहार करने लग जाती हैं। अच्छा, मैंने बच्चों जैसा कब व्यवहार किया? कल की बात भूल गई? कौन सी बात? अरे वहाँ ढाबे पर क्या कर रही थी आप? मैं क्या कर रही थी? आपको सच में समझ में नहीं आ रही? या यूं ही क्या? आप ढाबे पर कैसे खाना खा रही थी? आप मेरे खाने पर नजर रख रहे थे? नहीं, मैं नजर नहीं रख रहा था। आप जैसे खाना खा रही थी ना, मैं तो क्या कोई और भी वहाँ होता तो आपको ऐसे खाना खाते देखकर हैरानी हो जाता। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना अशोक? साहब जी, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं मैडम जी को नाराज नहीं कर सकता। जी देख लीजिए, कहना तो यही चाहता है पर आपका लिहाज करके चुप है। क्यों अशोक, सही कह रहे हैं ये? मैडम जी, मुझे क्यों अपनी बातों के बीच में घसीट रहे हैं? मैं तो आप दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। चलो छोड़ो शालू जी, अशोक को क्यों घसीट रहे हैं हम लोग? धर्म संकट में ना डालें, इसे परेशान ना करें। मैं कब से उसे बीच में ला रही हूँ? वो तो आप ही हैं जो उसे बीच में ला रहे थे। अच्छा, शांत मोहतरमा, अपनी बात खुद ही सुलझा लेते हैं हम, यही ठीक रहेगा। अशोक, अभी और कितनी देर लगेगी? मैडम जी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 15 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद अशोक गाइड की तरह उस मंदिर का इतिहास को बताता रहा। साहब जी, 700 साल पुराना मंदिर है। देवी सती के यहाँ चरण गिरे थे, इसलिए माँ यहाँ शक्ति पीठ में स्थापित हो गई। माँ के साथ सब भगवान शिव की भी बहुत मान्यता है यहाँ पर। क्या बात है अशोक, तुम कैब चलाने के साथ साथ गाइड का काम भी बखूबी कर सकते हो। हंसते हुए उन्होंने कहा, यहाँ पर रहने वाले जो भी है ना, सब यहाँ माँ की महिमा करते हैं। सभी को माँ महिमा की सबकी जानकारी है। आसपास रहने वाले लोग हर रोज माँ के दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। तुम भी हर रोज आते हो? साहब जी, जब छोटा था ना तो माँ के साथ हर रोज आता था, पर अब जब से कैब चला रहा हूँ हर रोज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर माँ और बहन तो अभी भी हर रोज यहाँ पर आती हैं पूजा के लिए। फिर तो तुम बहुत बड़े भक्त आदमी हो। जी साहब जी। बातें करते हुए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और हम मंदिर पहुंच गए। मैं फटाफट कैब से उतर गई, पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा। अरे आप जाएं, मैं यहीं बैठकर आपका इंतजार करता हूँ। आप माँ के दर पर आकर भी दर्शन नहीं करेंगे? मेरे चेहरे पर आए नाराजगी के भाव को देखते हुए कहने लगे, अब आप ऐसे मत देखिए मुझे। मैंने कल ही कह दिया था आपसे कि मैं कभी किसी मंदिर के अंदर नहीं जाता। कभी नहीं जाता क्या मतलब? कभी कभी अपनी आदतों को बदलने में कोई बुराई नहीं होती। ये कहकर मैंने अशोक को पर्स में से पैसे निकालकर प्रसाद और पूजा की थाली लाने को कह दिया। मैडम जी, आप चले, मैं अभी सारा सामान लेकर के आता हूँ। मैं अपनी चप्पल वहीं कार में छोड़कर नंगे पैर मंदिर चली गई। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। मैं वहीं एक तरफ खड़ी होकर अशोक का इंतजार करने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, चले? पीछे मुड़कर देखा तो विभोर हाथ में पूजा की थाली लेकर खड़े थे। आप? अशोक कहाँ है? आ रहा है वो, कहाँ जाएगा? पर आप तो... कहते कहते मैं चुप हो गई। वो कैब से उतरते हुए जो आपके लुक को देखा ना, जो आपने इतना खतरनाक लुक दिया, बस उसी के चलते मैं आ गया। आपको नाराज नहीं करना चाहता हूँ। उनके हाथ से थाली लेकर मैं माँ के दर पर आ गई और वो मेरे पीछे पीछे पूजा की थाली पुजारी को पकड़ाकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, तभी पीछे से भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पंडित जी, मुझे भी प्रसाद दे दो। बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। दाहिना हाथ बेटा, राइट हैंड ऊपर रखो। राकेश देखो ऐसे। अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर उसे दिखाया। कभी मंदिर नहीं गए तुम? हाँ गया हूँ, बचपन में मम्मी के साथ जाता था। देखो ऐसे प्रसाद लेते हैं। पंडित जी अभी ने चरणामृत दे। राकेश अब फटाफट पीकर सिर पर हाथ फेर लो। ओके, और जल्दी करो, देखो एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए।
अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता राकेश। उधर पंडित जी हमारी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। सदा खुश रहो, ऐसे ही जोड़ी बनी रहे। पंडित जी, ये मेरे पति हैं। और बात पूरी होने से पहले ही वो बोल उठे, जानता हूँ। क्या पंडित जी? हाँ, खुश रहो सदा। राकेश का हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। शालू, अब बता लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है? तू ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। ये लो बेटी, प्रसाद ले लो। पंडित जी, इन्हें भी प्रसाद दे दो। मैंने मुड़कर देखा तो विभोर अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथों को जोड़कर खड़े थे। उन्हें प्रार्थना में तल्लीन देख मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, क्यों नहीं, आगे आओ बेटा, आ जाओ। पंडित जी आवाज़ सुनकर वो कुछ झिझकते हुए आगे आ गए। हाथ बढ़ाओ बेटा। विभोर ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर चरणामृत पीकर प्रसाद ग्रहण किया। माँ तुम दोनों की मनोकामना पूरी करे, ये कहकर पंडित जी ने अपने दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद दिया। अपनी पूजा की थाली पंडित जी से ले ली। विभोर की तरफ देखा, वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात तो है जो आप इस तरह मुस्कुरा रहे हो? अब ये मत कह देना, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? चलिए पहले यहाँ से चलते, फिर बताता हूँ। मंदिर की परिक्रमा करके हम दोनों बाहर आ गए। कैब में बैठकर अशोक का इंतज़ार करने लगे। अब बताएं, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे थे? आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो किस लिए? जो आप मुझे यहाँ तक लेकर के आईं, वरना पता नहीं मेरी और उसकी लड़ाई कब तक चलनी थी। कौन सी लड़ाई और किसके साथ? भगवान और मेरे बीच की लड़ाई जो 2 सालों से चल रही थी। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि आप भगवान से ही लड़ बैठे? अच्छा एक बात बताएं, आप उस वक्त क्या करेंगी अगर आपकी कोई कीमती चीज़ गुम हो जाए और आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, कि आप चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच सकते? दुख होगा, बहुत दुख होगा। मैं भली भांति जानती हूँ खोना क्या होता है, पर हम उसके लिए ईश्वर को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। मैंने भी तो राकेश को खोया है। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ था। ना मेहंदी हल्की हुई थी और ना सुहाग का चूड़ा उतरा था। मेरे साथ जो हुआ, मैंने ईश्वर को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया ना। शायद मेरा और उसका साथ इतना ही था, जितना था बेहद खूबसूरत था। इसलिए मैं उसकी यादों को कभी मरने नहीं दूंगी। हर पल जीती हूँ उसकी यादों को। राकेश मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, करूँगा, क्यों नहीं यकीन करूँगा आपकी बात का। पर आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया कि इतना नाराज़ हो गए भगवान से कि उनके दर पर ही आना छोड़ दिया? बताऊँगा, सब बताऊँगा मोहतरमा। शायद हर चीज़ का एक समय होता है। मैंने भी अपना अतीत कभी किसी को नहीं बताया। मैंने आपसे कहा था ना कि इस बार कुछ अलग सा हो रहा है, वरना मैं और होटल का मेरा कमरा, इतने सालों से यहाँ आकर रह रहा हूँ, कभी भी किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। पर आपसे मिलने के बाद तो बार बार ये ख्याल आता है कि जी ले ज़िंदगी दोबारा, जी ले ज़िंदगी दोबारा। ये तो अब आप उस किताब का नाम ले रहे हैं। मैंने किसी को इस हद तक किसी की कहानी का उपन्यास और उपन्यास के किरदारों से प्रभावित होते हुए नहीं देखा जितना मैं आपको देख रही हूँ। देखिए, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ना तो आपका नाम विभोर है और ना रिया आपकी पत्नी, और अब जी ले ज़िंदगी दोबारा। ये आप तो उस कहानी के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। आप सही कह रही हैं, रंग तो चुका हूँ मैं पूरी तरह से। ये बात तो 100% सत्य है जी। जैसे ही अशोक आया, हमारी बातों का सिलसिला वहीं रुक गया। हाँ भाई, अब बता कहाँ लेकर जा रहा है? साहब जी, पास ही एक जगह है नेवगल खात, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चल आज तेरे ऊपर ही छोड़ते हैं, जहाँ लेकर जाना चाहता है लेकर चल। थोड़ी ही देर में उसने एक जगह आकर अपनी कार रोक दी। साहब जी, यहाँ से पैदल ही जाना है। ठीक है बेटा, टोकरी उठा कर लिया। जी साहब जी, ये कहकर वो टोकरी उठा लाया। वो आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे चल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी। कल कल बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आहा,
और थोड़ी ही देर में हम नदी के तट पर पहुंच गए। इतना साफ पानी मैंने कभी नहीं देखा था। अपने पैरों से चप्पल निकालकर मैं पानी में जाकर खड़ी हो गई। मौसम तो ठंडा नहीं था, पर पानी ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों से बर्फ पिघल कर आ रही हो। अपने हाथों से पानी को छाने लगी। विभोर जी, आप भी आ जाइए ना, देखिए कितना मजा आ रहा है। उन्होंने नहीं में सिर हिला दिया। आप मजे कीजिए, मैं यही ठीक हूँ। पता नहीं कितनी देर तक पानी के साथ खेलती रही। बस करें मोहतरमा, बस करें, ठंड लग जाएगी। कुछ नहीं होगा। आपको पता नहीं है बचपन में मैंने कितनी स्विमिंग की थी है। पर अब तो बचपन नहीं रहा ना। आप ठीक कह रहे हैं, पर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सीरियसली। ठीक है, आप मजे कीजिए, मैं जरा आसपास के चक्कर लगा करके आता हूँ। अच्छा रुकिए रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। अपने पर्स से हैंड टॉवल निकालकर हाथ पैर पोंछने लगी। और वही हुआ जिसका मुझे डर था और जिसका उनको भी डर था। मैंने एक के बाद एक न जाने कितनी छींकें मार डाली। बस इसलिए कह रहा था ना कि ज्यादा देर तक पानी में मत रहिए, पर ना, आपने तो किसी की बात नहीं सुननी है। अब उम्र भी देखें अपनी, उसी के हिसाब से काम किया करें मोहतरमा। ये क्या बात हुई? ठीक है, 2-4 छींके क्या आ गई, आप तो मेरी उम्र तक पहुंच गए। आई एम रियली हॉट। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे आप तो नाराज हो गई मोहतरमा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है, मजाक कर रहे थे, पर ये उम्र के बीच में लेकर के आए आप? आपको पता नहीं है किसी भी औरत के लिए उम्र कितना सेंसिटिव इशू होता है। और अब आप जहाँ जा रहे हैं ना, जा सकते हैं, मैं आपके साथ नहीं आ रही हूँ। अब ये कैसी सजा है? ये कहते हुए इधर उधर देखने लगे। अब इधर उधर क्या देख रहे हैं? जी अशोक जी को देख रहा था। कहाँ गए महाशय? पता नहीं कहाँ चला गया ये। इस तरह आप बात को ना बदलें। अब अशोक की क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर? जी अब इस संकट की घड़ी में तो उसके सिवा और कौन बाहर निकालेगा हमें। ऐसा क्या संकट आ गया जो आपको उसकी ज़रूरत पड़ गई? जी अब इस सिचुएशन में तो और किससे मदद की गुहार लगाऊं मैं? क्यों मोहतरमा? अभी से ज़्यादा मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मुझे हंसते देख उनकी भी जान जा रही थी। शालू जी, आपने तो मुझे सच में डरा दिया था। कैसा रहा? बहुत अच्छा। पर एक बात कहूँ, ज़िंदगी में फिर किसी औरत के साथ उसकी उम्र को लेकर मजाक मत कीजिएगा। जी बिल्कुल समझ गया। तौबा मेरी तौबा। और फिर मुझे एक छींक और आ गई। कॉफ़ी लेंगी आप? आपको अच्छा लगेगा। कॉफ़ी? और वो भी यहाँ? कैसे? अपनी लाई हुई बास्केट खोलकर एक फ्लास्क निकालकर दिखाने लगे। यहाँ से। ओह, पूरी तैयारी करके आए हैं आप। पेपर कप में मुझे कॉफ़ी डालकर पकड़ा दी। एक सिप लेते हुए, वाह बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाई है आपने। नहीं, फिर सिर हिला दिया। फिर किसने? इशारे से पूछा मैंने। राम सिंह ने। अब ये राम सिंह कौन है? कहते हुए मेरी हंसी छूट गई और कॉफ़ी मेरे मुंह से छलक उठी। जी जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं ना, उसी होटल के बावर्ची खाने में काम करता है राम सिंह। अच्छा, ये कुकीज़ लें। जी शुक्रिया। अब ये फॉर्मेलिटी कैसी? आप भी तो ले लीजिए कॉफ़ी। जी ले रहा हूँ। पहले ये बताएं आपको ये जगह कैसी लगी? बेहद खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है ये जगह। मन तो कर रहा है कि कुछ दिन और रुक जाऊँ यहाँ पर। तो फिर रुक जाइए। वैसे नीतू ने कब वापस आना है सिंगापुर से? अभी तो उसे 1 हफ्ता लग जाएगा। तो फिर क्या परेशानी है? मेरी वापस की टिकट बुक हो गई है ना, तो कैंसिल करवा दें। नीतू क्या सोचेगी? अपने बारे में कब सोचना शुरू करेंगी आप? जी क्या मतलब, समझी नहीं। मतलब ये कि नीतू की शादी हो चुकी है, वो अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो गई है। और फिर आप क्या करेंगी? आपको क्या लगता है कि अगर आप नीतू से कहेंगी कि मुझे यहाँ कुछ दिन और रुकना है तो वो मना कर देगी? नहीं, वो तो बहुत खुश होगी, पर घर तो वापस जाना ही है ना। आज नहीं तो कल जाना है, तो तय समय पर ही क्यों नहीं। कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, चलिए वहाँ चलकर थोड़ी देर बैठते हैं। बास्केट उठाकर इधर उधर देखने लगे। एक समतल जगह पर बास्केट से एक चादर निकालकर बिछा दी
आप तो पूरा इंतज़ाम करके आए हैं जी। जी लंच अब करना हो तो बता दीजिएगा। लंच का भी इंतज़ाम है? वैसे लंच में क्या है? सब कुछ आपकी पसंद का ही है। अच्छा, जैसे हैप्पी के ढाबे के पराठे और लस्सी। हाँ, वो कैसे? जब आप अकेले बैठकर खाना खा रही थी ना, तो मैंने उसके ढाबे का फ़ोन नंबर ले लिया था और कल रात को ही तो उसे दोपहर के खाने के लिए पराठों का ऑर्डर दे दिया था। बस सुबह सुबह वो खुद ही आकर वो दे गया था। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं होटल में नाश्ता नहीं करती। मोहतरमा, चिंता ना कीजिए, बहुत सारे हैं, जितना खाना चाहें उतना खा सकती हैं आप। पूरा इंतज़ाम है। फिर ऐसा करें, अशोक को भी बुला लीजिए, लंच साथ में ही कर लेंगे। अभी तो 12 ही बजे हैं। अब पराठों का नाम सुनकर रहा नहीं जा रहा मुझसे। चाहे भूख हो या नहीं, आप खा सकती हैं। अगर बात हैप्पी के पराठों की है तो हाँ, क्यों नहीं है। हे मेरे भगवान, आप जैसा इंसान मैंने तो आज तक नहीं देखा। अभी तक तो भगवान से नाराज़गी चल रही थी, वो तो आपने दूर कर दी। इस बात के लिए सदा आपका मैं एहसानमंद रहूँगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।